नमस्कार दोस्तों, आइए आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर से। मैं रवि रंजन कुमार अपने YouTube चैनल लर्नपुर में। आज का हमारा विषय है गुप्त कालीन अर्थव्यवस्था और गुप्तकालीन कला और संस्कृति। इससे पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिया है गुप्त प्रशासन पे, वह वीडियो भी आप जा कर के देख लीजिएगा। उसके बाद यदि आप यह वीडियो देखते हैं तो आपको गुप्त साम्राज्य के बारे में कंप्लीट सेंस मिल जाएगी। तो प्लीज़ आइए हमारे साथ बने रहिए। अभी जो भी पॉइंट पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसको एक एक करके हम देखेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं गुप्त कालीन इकोनॉमी एंड आर्ट एंड कल्चर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भू राजस्व व्यवस्था, गुप्तकालीन भू राजस्व व्यवस्था, लैंड रिवेन्यू सिस्टम। लैंड रिवेन्यू सिस्टम में हम देखेंगे कि गुप्त काल में भू राजस्व कितने लिया जाता था। तो पहले देखेंगे कि भूमि कर 1/6 से लेकर के 1/4 तक हो सकता था। 1/6 से लेकर के 1/4 तक हो सकता था, जिसे भाग कहा जाता था। याद रखिएगा, 1/6 से लेकर के 1/4 तक, और इसे भाग के नाम से जाना जाता था। मनुस्मृति में दूसरे प्रकार का भूमि कर, जिसे भोग कहा जाता है, का भी चर्चा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मनुस्मृति गुप्तकालीन साहित्य है और इसमें बहुत सारे चीज लिखी गई है जो गुप्त काल के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाता है। तो मनुस्मृति के अनुसार एक प्रकार का भोग भी कर था, भूमि कर। भूमि कर को हिरण्य या मेय अन्न के रूप में भी दिया जा सकता था। तो ये यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि हिरण्य का मतलब है गुप्त काल में भूमि कर, लेकिन इसको नगद में लिया जाता था। आप जो अन्न हो रहा है या अन्न उपजा रहे हैं उसको आप बेच करके राजा को नगद के रूप में भी जमा कर सकते थे। दूसरी बात कि मेय का मतलब है कि अन्न के रूप में जितना भूमि पर उपज होता था और राजा को जितना बनता था उसे आप अन्न के रूप में ही राजा को दे सकते थे। भूमि कर इकट्ठा करने वाले जो अधिकारी होते थे उसे ध्रुवाधिकरण कहा जाता था। ध्रुवाधिकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको एक बार आप ध्यान में रखिएगा, ध्रुवाधिकरण। अब आइए देखते हैं विष्टि। यहां से भी क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि गुप्त काल में विष्टि क्या था या गुप्त काल में विष्टि किन चीजों से संबंध रखता था। तो गुप्त काल में विष्टि बेगार कर यानी कि निःशुल्क श्रम था। बेगार या निःशुल्क मतलब आपको विष्टि जो था बेगार कर या निःशुल्क श्रम था, मतलब आपको इसके लिए कोई भी पे नहीं किया जाता था, काम करवा करके आपको कुछ भी इसके बदले नहीं दिया जाता था, विष्टि कहलाता था। अब आइए देखते हैं बलि के बारे में। तो गुप्त काल में बलि एक प्रकार का धार्मिक कर था जो सभी व्यक्ति को देना पड़ता था। तो बलि को भी आप याद रखिएगा। इस बलि को आज की जो बलि प्रथा है वो मत समझ लीजिएगा, क्योंकि ये बलि जो है ना कर से संबंधित था। इसी कंफ्यूजन के कारण एग्जाम में आपको बलि दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि यह जो बलि है किस चीज से संबंध रखता था। तो यह आप ध्यान में रखिएगा कि बलि एक प्रकार का गुप्त काल में कर हुआ करता था। अब राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत हम देखते हैं कि भूमि माप की इकाई, सभी राज्य में भूमि माप की अलग अलग इकाई होती थी या कुछ राज्य में कॉमन इकाई भी लागू की गई थी, जैसे निवर्तन, पाटक, नड़, कुल्यवाप, द्रोणवाप, आढपवाप, ये सारे भूमि मापने की इकाई थी। ये
बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि ये सारे जो है भूमि माप की इकाई है और ये अलग अलग गुप्तकालीन साम्राज्य में अलग अलग भाग में अलग अलग नाम से जाना जाता था। जैसे बंगाल में नड़ के नाम से जाना जाता था। आइए अब आगे, वर्षा एवं सिंचाई। तो अर्घट के बारे में आप सुने होंगे। प्राचीन भारत में अर्घट या जिसे आप रहट भी कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण यंत्र हुआ करता था जिसके माध्यम से सिंचाई किया जाता था। इसमें होता क्या है कि एक आपको गोल चक्का टाइप का होता है और इसमें बहुत सारे जो है ना जगह जगह पे बर्तन या कैसे बाल्टी की तरह लगा हुआ होता है और इसे जानवर के माध्यम से या यूं कह सकते हैं कि इंसान भी घुमाते थे और घुमाने से पानी काफ़ी मात्रा में इसके द्वारा जहां भी आप जैसे समझिए कि इस तरह से आप घुमा रहे हैं तो यहाँ पानी गिरता था और इसके माध्यम से सिंचाई किया जाता था। तो ये आप याद रखिएगा कि अर्घट या रहट गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था में सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता था और इसके जानकारी अर्घट या रहट की जानकारी हमें ह्वेनसांग या वानभट्ट की जो रचित कुछ रचनाएं हैं वहां से भी हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद आइए हम देखते हैं गुप्तकालीन सिक्के। गुप्तकाल में सोने, चांदी, तांबे के सिक्के चलाए गए। गुप्तों के स्वर्ण सिक्के दिनार कहे जाते थे। गुप्तों के जो स्वर्ण सिक्के थे उसे दिनार कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक स्वर्ण सिक्के गुप्त काल में ही चलाए गए। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, सर्वाधिक सिक्के तो गुप्त काल में चलाया गया, लेकिन जो सोने की मात्रा सबसे अधिक वाली सिक्के कुषाण काल में चलाया गया। तो क्वेश्चन देखिए यहीं से जो है ना कंफ्यूज करता है कि सबसे अधिक सिक्का कब चलाया गया, तो चलाया गया गुप्त काल में, लेकिन सबसे अधिक सोने की मात्रा वाली सिक्के कब चलाया गया, तो ये चलाया गया कुषाण काल में। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो अभी हमने राजस्व व्यवस्था देख लिए, इसमें भूमि देख लिए, एक भूमि कर 1/6 से 1/4, मनुस्मृति में एक प्रकार की दूसरे कर के बारे में चर्चा की गई, भोग के बारे में, भूमि माप के बारे में देख लिए, वर्षा के बारे में देख लिए, गुप्तकालीन सिक्के के बारे में देख लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, कुछ और देखते हैं जो इससे रिलेटेड है। अब आइए हम देखते हैं व्यापार और वाणिज्य के बारे में। अर्थव्यवस्था का ये बहुत बड़ा भाग है व्यापार और वाणिज्य। व्यापार वाणिज्य के कारण गुप्त काल का अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत स्थिति में पहुंच गया था। तो आंतरिक और बाह्य व्यापार, आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों मजबूत स्थिति में थे। गुप्त रोम, गुप्त फारस आदि के साथ विदेशी व्यापार होता था। कहने का मतलब ये है कि गुप्तकालीन जो व्यापार था, आंतरिक व्यापार तो सुदृढ़ था ही, गुप्त काल का व्यापार, बाहरी व्यापार भी उस समय काफ़ी मजबूत अवस्था में था। काफ़ी चीज़ों का बाहर से आयात भी किया जाता था और बहुत सारे चीज़ विदेश निर्यात भी गुप्त साम्राज्य से किया जाता था। दक्षिण एवं भारत एवं दक्षिण पूर्व एशिया के बीच व्यापार ताम्रलिप्ति बंदरगाह से होता था। ये ताम्रलिप्ति बंदरगाह उस समय बंगाल में अवस्थित था, जो गुप्त काल की सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह में से एक था। इसको आप ध्यान में रखिएगा। वस्त्र उद्योग प्रमुख उद्योग था। वस्त्र उद्योग गुप्त काल का सबसे प्रमुख उद्योग था। चीन से रेशम, यूथोपिया से हाथी दांत, अरब, ईरान और बैक्टीरिया से घोड़े का आयात किया जाता था। थोड़ा ध्यान में रखेंगे, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो चीन से रेशम का आयात करते थे गुप्त, यूथोपिया से हाथी दांत का, अरब, ईरान और बैक्टीरिया से घोड़े का आयात किया जाता था।
क्योंकि ये हम सभी को पता होना चाहिए कि भारत में घोड़े की जो नस्ल थे उतना बढ़िया नहीं था। इसी कारण बहुत सारे युद्ध भारत या कह सकते हैं कि हमारा जो प्राचीन कालीन साम्राज्य थे हार गए बाहरी लोगों से, क्योंकि उनके पास जो घोड़े के नस्ल थे बहुत अच्छे नस्ल थे, जो लंबे लंबे भी होते थे और अधिक समय तक दौड़ भी सकता था और भी बहुत सारी गुण थी। भारत से कपड़े, बहुमूल्य पत्थर, गरम मसाले आदि का निर्यात किया जाता था। अब आइए हम देखते हैं कला और संस्कृति। कला और साहित्य के दृष्टि से गुप्त काल काफी समृद्ध अवस्था में था, क्योंकि उस समय बहुत सारे कवियों के बारे में आप पढ़ेंगे, बहुत सारे साहित्यकार के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारे विद्वान के बारे में गुप्त काल में हमें पढ़ने का मौका मिलता है। तो कला और साहित्य के दृष्टि से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, मतलब भारतीय इतिहास का गोल्ड एरा कहा जाता है। अब कला और साहित्य के दृष्टिकोण से, तो कला और साहित्य के क्षेत्र में काफी विकास हुआ था, जिसको आधार बना करके इतिहासकार ने इस सेंटेंस को लिखा है या पूरा किया है। मंदिर छोटी छोटी ईंटों और पत्थर से बनाए जाते थे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन ये जो कानपुर का भीतर गांव मंदिर है उसमें पत्थर का उपयोग नहीं किया गया है, केवल ईंटों का प्रयोग करके ही इस मंदिर को बनाया गया है, सिर्फ ईंटों का प्रयोग करके। तो यह भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आप यहां से भी क्वेश्चन जो है ना आपको पूछा जा सकता है, इसे ध्यान में रखिएगा। इस समय के जो मंदिर बने हुए थे, इस समय के जो मंदिर थे बेसर शैली के बने हुए थे, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। बेसर शैली, आप जब मंदिर शैली के बारे में पढ़ेंगे तो उस समय देखेंगे कि जो दक्षिण भारत के मंदिर थे वे द्रविड़ शैली में बने थे और दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच का जो शैली है वो नागर शैली है, और जो उत्तर भारत के शैली थे मंदिर बनाने की वो कौन से शैली थे, तो वो बेसर शैली थे। तो गुप्त काल में भी मंदिर या कोई भी जो मतलब मंदिर का निर्माण किया जाता था तो बेसर शैली में ही निर्माण किया जाता था। इस काल का सबसे उत्कृष्ट मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। इसको भाई आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, यहां से क्वेश्चन तो एक न एक एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे उत्कृष्ट मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। सारनाथ का धमेख स्तूप इसी काल का है। सारनाथ का जो धमेख स्तूप है उसका निर्माण इसी काल में किया गया है, और ये कला के दृष्टिकोण से, वास्तुकला के दृष्टिकोण से धमेख अभिलेख अपने आप में बहुत ही उत्कृष्ट और महत्वपूर्ण है। आइए चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ और देखते हैं। आइए अब हम देखते हैं चित्रकला के बारे में। चित्रकला का विकास भी गुप्त काल में काफ़ी पराकाष्ठा पर था, इसमें भी काफ़ी जो है ना चीज़ों को समाहित किया गया। वात्स्यायन के अनुसार जो चित्रकला है 64 कला का ही भाग है। वात्स्यायन कहते हैं कि चित्रकला भी 64 कला का ही भाग है। याद रखेंगे, चित्रकला का सबसे सुंदर उदाहरण आपको अजंता और बाघ की गुफा में देखने को मिलता है। तो गुप्तकालीन चित्रकला का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन या सबसे बेहतरीन स्वरूप आपको अजंता और जो बाघ की गुफा है महाराष्ट्र में, वहां आपको देखने को मिलेंगे। वहां जो है ना गुफा के अंदर चित्रकारी की गई है। अजंता की खोज जेम्स अलेक्जेंडर के द्वारा की गया, और बाघ गुफाओं की खोज जो डेंजर फील्ड है, नाम इनका देखिए डेंजर है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, नाम ही है बस और कुछ नहीं, डेंजर फील्ड, तो इन्हीं लोगों के द्वारा किया गया था। अब साहित्य के बारे में देखते हैं। इस समय साहित्य अपने पराकाष्ठा पर था और बहुत सारे साहित्यकार इस समय हुए, जैसे कालिदास, बराह मिहिर और भी बहुत सारे साहित्यकार हुए। इस समय पुराणों की भी रचना
इसी समय हुई। रामायण और महाभारत, रामायण और महाभारत को अंतिम रूप से संकलित गुप्त साम्राज्य में ही की गई, मतलब गुप्त काल में ही की गई थी। कालिदास इस काल के सबसे बड़े साहित्यकार हुए। अब हम देखेंगे षड दर्शन के बारे में, जिसको खट दर्शन भी कहते हैं। तो इसी काल में जो है ना, इस 6 जो दर्शन है उसका विकास हुआ, और भारतीय इतिहास ही नहीं, भारतीय जीवन में इन 6 दर्शन का बहुत ही महत्व है। तो आइए थोड़ा इसके बारे में हम देख लेते हैं। योग दर्शन, इसका विकास पतंजलि ने किया, और आज जानते हैं आप कि पूरे दुनिया में योग का कितना महत्व है। सांख्य दर्शन, इसका विकास कपिल मुनि के द्वारा किया गया। न्याय दर्शन, इसका विकास गौतम मुनि के द्वारा किया गया। वैशेषिक दर्शन, इसका विकास ऋषि कनाद के द्वारा किया गया। मीमांसा, इसका विकास जैमिनी के द्वारा किया गया। वेदांत, इसका विकास वादरायण के द्वारा किया गया। तो ये 6 दर्शन थे जिसको आपको ध्यान में रखना है, और यहां से क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से पूछा जाता है, चाहे मैचिंग करवाने के लिए हो, चाहे एक नाम दे देगा जैसे कि पतंजलि के द्वारा कौन सा दर्शन विकसित किया गया। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। बाद बाकी इसके अलावे बहुत सारे विद्वान हुए इस समय, और उन विद्वानों के बारे में यहाँ डिटेल से पढ़ना मुश्किल है, तो आप थोड़ा बहुत जो है ना किताब से उनको पढ़ लीजिएगा। बाद बाकी जो मुझे लगा कि गुप्त कला और अर्थव्यवस्था से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको मैंने इस वीडियो में समाहित करने का प्रयास किया है, और इसी के साथ गुप्त काल समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो भारतीय प्राचीन काल के जो इसके बाद वाला जो चैप्टर है या अध्याय है उसको लेकर के। तो चलिए, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।